हाँ चलिए, अब अगर देखा जाए बच्चों तो दो पार्टिकल हैं। अब ये पार्टिकल मास भी हो सकते हैं, चार्ज भी हो सकते हैं बच्चों, क्योंकि चार्ज तो पार्टिकल पर ही हो सकता है। तो इस पर अगर ये चार्ज है, मान लो m1 m2 दो मास बॉडी थी। अब मैं यहां पर ले रहा हूं बच्चों, अगर वो ये चार्ज बॉडी हो तो जैसे यहां पर एक Q1 और एक आपका Q2 बच्चों, यहां पर r डिस्टेंस पर रखे गए हैं। तो इस पर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों, जिसे कूलम्बिक फोर्स कहते हैं, ये होगा Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। इसका मतलब क्या निकला, इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर इतनी चीजें कांस्टेंट हो जाएं बच्चों, तो यही फोर्स कूलम्बिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर की। इसका मतलब क्या निकला कि चाहे वो मास बॉडी हो बच्चों, चाहे वो चार्ज बॉडी हो, अगर इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है बच्चों। मैं इसमें आपको अप्लाई करके अभी दिखा रहा हूं बच्चों, आई बात समझ में। तो ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा बच्चों। तो कितने आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल कितने तरह के होते हैं बच्चों, दो तरह के। जब द्रव्यमान के मध्य बलता है तो उसे कूलम्बिक फोर्स कहेंगे, और ये दूरी के व्युत्क्रम अनुपात का नियम का पालन करता है, दैट इज ए स्क्वायर रेसिप्रोकल लॉ। और अगर मैं आपको देखता हूं बच्चों चार्ज है तो वो भी स्क्वायर रेसिप्रोकल लॉ का पालन करता है। दूसरा होता है बच्चों, किसी भी स्पीशीज की दो चीजें होती हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूं बच्चों कौन कौन से। ध्यान रहे बच्चों, किसी भी स्पीशीज की जो टोटल एनर्जी होती है बच्चों, टोटल एनर्जी संपूर्ण ऊर्जा ये बराबर होती है बच्चों। अगर मैं इसके संपूर्ण एनर्जी को देखता हूं तो काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी के योग को ही क्या कहते हैं बच्चों, संपूर्ण एनर्जी के नाम से जानते हैं। अगर किसी स्पीशीज का काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, क्योंकि हर स्पीशीज की एनर्जी निश्चित होती है बच्चों। और अगर देखो दो कणों के मध्य, ध्यान से देखना बच्चों, अब इसका अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों, आकर्षण बल जो है इसे कहते हैं बच्चों आकर्षण बल, ठीक है। ये ध्यान रहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी के, अर्थात जिसकी पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज्यादा होती है आकर्षण बल उतना ही कम लगता है। और यही बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है काइनेटिक एनर्जी के, और यही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों टेम्परेचर के, और यही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। ये रिलेशन अगर आपको आता है बच्चों तो सॉलिड लिक्विड गैस की जो प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन याद रखना बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल एनर्जी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के, और यही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और यही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। बस इतना रिलेशन जो बच्चा जान गया, ठीक है, तो वो समझ लो कि उसको पूरा चीज आ जाएगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूं बच्चों। अब मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, द्रव्य का गतिज आणविक सिद्धांत को आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। अब जरा इसको ध्यान से देखना बच्चों। चलिए, सॉलिड में पहला हमारा है बच्चों सॉलिड। सॉलिड को क्या कहा जाता है, बोलो ठोस। ये ठोस है बच्चों। अब ठोस में होता क्या है कि पार्टिकल जो होते हैं बच्चों ये अपने स्थान पर ही स्थिर होते हैं, और ये ऐसा सपोज करिए कि ये स्प्रिंग की तरह बंधे हुए हैं, इस प्रकार से बच्चों, ये स्प्रिंग की तरह इस प्रकार से बंधे हुए हैं। इस प्रकार से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें इस प्रकार से लग रहा है बच्चों, ठीक है। और ये आपस में वाइब्रेट करते रहते हैं बच्चों, वाइब्रेशन होता रहता है।
अब यहाँ पर जो वाइब्रेशन होता है बच्चों, मतलब ये अपने पोजीशन को हटते नहीं बच्चों, ये कहीं नहीं जाते, अपने स्थिति पर ही स्थिर होते। इसका मतलब क्या निकला, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, तभी तो पार्टिकल एक दूसरे से बंध गए हैं बच्चों। आई बात समझ में। अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूं बच्चों, टेम्परेचर को मैं इंक्रीज करता हूं, तो सभी बच्चे जानते हैं जब किसी सॉलिड को गर्म किया जाता है तो किसमें बदल जाता है, लिक्विड बच्चों। तो ये बदल जाता है आपका लिक्विड में। अब ये लिक्विड में पार्टिकल बच्चों स्वतंत्र तो होते हैं, लेकिन एक सीमा के अंतर्गत होते हैं, मतलब ये इधर उधर गति करते रहते हैं, जिसे कहते हैं ब्राउनियन मोशन। तो इस अवस्था को हम कहते हैं बच्चों लिक्विड स्टेट। और जब हम और इसका टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, याद रखना बच्चों, जब हम और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर शून्य हो जाता है। एफ की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों, 0 हो जाती है। और अगर एफ की वैल्यू 0 हो गई तो इसमें किसी प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है, इसका मतलब पार्टिकल टोटली स्वतंत्र हैं, तो इसे हम कहते हैं बच्चों गैस स्टेट। अब आपके सामने इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और इसी से क्वेश्चन आपसे पुट ऑन किया जाता है, याद रखना बच्चों। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं बच्चों तो ध्यान रहे, जब भी कोई पार्टिकल का अगर मैं टेम्परेचर देता हूं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, दूरी बढ़ा, दूरी बढ़ा तो पोटेंशियल एनर्जी घटी, पोटेंशियल एनर्जी घटी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया। ध्यान देखना जो मैंने यहाँ बताया बच्चों, अगर मैं किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। चूंकि सभी बच्चों को पता है कि यहाँ पर बच्चों काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो गति के कारण होती है, हाफ mv², और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों टेम्परेचर के। इसका मतलब अगर हम किसी स्पीशीज का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अब मेरा सवाल है बच्चों, पहला सवाल यहाँ पर है बच्चों, इसमें ठोस में कणों के मध्य आकर्षण बल सबसे अधिक लगता है। इसमें आकर्षण बल बच्चों, आकर्षण जो बल लगता है वो सबसे अधिक होता है, मैक्सिमम, ठीक है। अब इसमें जो आकर्षण बल लग रहा है बच्चों वो ठोस से कम होता है, ठोस से कम, और गैस से बच्चों अधिक, गैस से अधिक। और अगर आप इसमें देखिए तो कोई आकर्षण बल नहीं बच्चों, नो अट्रैक्शन फोर्स, कोई आकर्षण बल नहीं है, इसलिए कण जो है बच्चों पूर्ण रूप से क्या होते हैं बच्चों, स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं, स्वतंत्र बच्चों। आई बात समझ में। तो पहला आपने देखा इसमें आकर्षण बल बच्चों अधिक है, जब आकर्षण बल अधिक है तो इसमें दूरी क्या होगी बच्चों, बोलो, आकर्षण बल अधिक है तो दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब इसमें कणों के मध्य बच्चों, कणों के मध्य जो दूरी होती है बच्चों, क्या बोला, जो दूरी होती है बच्चों वो सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। लेकिन इसमें ठोस से अधिक होती है, और इसमें दूरी की कोई सीमा नहीं होती, स्वतंत्र होते हैं चाहे जहां चला जाए, कोई सीमा नहीं। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन आता है कि ठोस द्रव गैस में कणों के मध्य सबसे कम दूरी होती है, तो आंसर क्या होगा बच्चों, सॉलिड में। और देखिए, अगर मैं कहूं कि इसमें कोई गति हो रही है क्या, नहीं बच्चों, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है, गतिज ऊर्जा, गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहेंगे, 0 होगी। लेकिन इसमें बच्चों गतिज ऊर्जा है, चूंकि पार्टिकल घूम रहे हैं तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी है और कुछ आकर्षण बल से बंधे हैं बच्चों, अर्थात इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है। आई बात समझ में। और यही इसकी जो टोटल एनर्जी है बच्चों, और यही आपकी टोटल एनर्जी जब पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब क्या निकला बच्चों, जो
जब काइनेटिक एनर्जी आपका जीरो हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी जो है बच्चों, यही पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होगी, टोटल एनर्जी के बराबर होगी। क्योंकि आपने देखा किसी भी स्पीसीज की बच्चों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग हर समय बराबर होता है। अगर कोई चीज, एक चीज घटती है तो दूसरा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है बच्चों। जबकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लग ही नहीं रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो है बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, बोलो। काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होगा, तब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी बच्चों। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई बच्चों, जीरो। क्योंकि जब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर बल जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और टोटल एनर्जी किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बच्चों, याद रखना। ठीक है, और इसमें ध्यान रहे बच्चों, ये इसमें अब आप खुद सोचो, जब पार्टिकल बच्चों इधर उधर जा नहीं रहे हैं, इसका मतलब क्या निकला बच्चों, इनका जो आकार होता है बच्चों, आकार तथा आयतन बच्चों, आयतन वो निश्चित होता है बच्चों। क्या होता है बोलो, निश्चित होता है। क्योंकि ये जब जा नहीं सकते तो इनका वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा नहीं बच्चों, इसका शेप निश्चित रहेगा। लेकिन चले आइए इधर, इनका आयतन तो निश्चित है, एक सीमा के अंतर्गत कर रहे हैं बच्चों, तो इनका जो आकार है बच्चों वो नियमित नहीं है, ये परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। लेकिन जो आयतन है बच्चों, आयतन वो निश्चित होता है। क्योंकि एक सीमा के अंतर्गत है, तो जिस बर्तन में रखे जाओगे उसी का आकार धारण कर लेंगे, लेकिन उसका आयतन जो है वो वही का वही रहेगा बच्चों, क्योंकि एक इनकी एक लिमिट है। और यहाँ पर आकार तथा आयतन बच्चों, तथा आयतन निश्चित नहीं, मतलब जिस बर्तन में रखे जाएंगे बच्चों गैस उसी का आकार धारण कर लेती है। यहाँ पर आपने देखा बच्चों, और इसमें किसी प्रकार की गति नहीं, अनियमित गतियां जो होती रहती बच्चों, यहाँ पर इसे कहते हैं ब्राउनियन मोशन बच्चों। तो इसमें ब्राउनियन मोशन अगर देखा जाए बच्चों तो नहीं होता, इसमें ब्राउनियन मोशन गैसों से कम होता है और इसमें ब्राउनियन मोशन बहुत अधिक होता है। तो अगर मैं पूछूं बच्चों इसमें ब्राउनियन मोशन क्या होता है क्या, तो आप कहेंगे नहीं, इसमें होता है बच्चों और इसमें भी होता है। इसमें कण स्वतंत्र होंगे, उसमें अनियमित गतियां पाई जाएंगी। आई बात समझ में। तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर है। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है, ये सब इसी पर है बच्चों। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए बच्चों, तो कोई भी चीज को अगर मैं गर्म करता हूं, टेम्परेचर दिया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, पोटेंशियल एनर्जी घटा तो दूरी बढ़ा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया। अब आप इसमें किसी में भी अप्लाई कर सकते हो बच्चों। आई बात समझ में। तो यहाँ पर बच्चे लोग देखे सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या है, तो आपका अब शुरू होता है बच्चों गैस। अब गैस क्या होती हैं, गैसों का कोई आकार और आयतन निश्चित नहीं होता। अब आप खुद सोचो बच्चों, जब इनका आयतन और आकार निश्चित होगा ही नहीं, क्या बोला, जब आकार और आयतन निश्चित होगा ही नहीं, तो हम क्या कह सकते हैं कि इनका जो संरचना होती है वो सबसे सिंपलेस्ट होती है बच्चों, सामान्य। ठीक है, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता बच्चों। तो जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता तो हम कह देते हैं दैट इज ए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर बच्चों। द्रव्य की सबसे सरलतम अवस्था है, उसे कहते हैं गैस। क्यों? क्योंकि उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता बच्चों। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों गैस स्टेट। गैसों की जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों, इसको हम पहले तो देखेंगे गैस स्टेट में बच्चों, ये गैस क्या होती है। गैस बच्चों जो मैटर होता है, द्रव्य,
मैटर, उसकी सबसे सरलतम अवस्था होती है। सबसे सरलतम अवस्था को मैं क्या कहता हूं बच्चों? सबसे सरल अवस्था को मैं गैस अवस्था कहता हूं बच्चों। ठीक है, इसका क्योंकि इसकी कोई संरचना नहीं होती, ध्यान रखना, कोई संरचना नहीं होती बच्चों, संरचना नहीं। ठीक है, इसे कहते हैं बच्चों गैस। गैस में अब इनके जो गुण होते हैं बच्चों, उसे कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, गैसों का गतिज आणविक सिद्धांत। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों गैसों का गतिज आणविक सिद्धांत। क्या बोला? गैसों का गतिज आणविक सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। मतलब ये क्या है बच्चों? गैसों के बारे में जितनी चीज मैं जानता हूं, है ना, जितनी भी चीज मैं जानता हूं बच्चों गैसों के बारे में, ठीक है, अब उन्हीं का जो हम एक जगह पर लिख देते हैं तो उसी को कहते हैं बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। क्या बोलते हैं? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है, तो पहला है बच्चों, इसमें पहला है, इनमें गैसों में बच्चों किसी प्रकार का आकर्षण बल नहीं होता। गैस के अणु में बच्चों, अणु में किसी प्रकार का आकर्षण नहीं होता। आकर्षण नहीं होता जो पहला है। मतलब कि कण पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। जो अणु होते हैं बच्चों, अणु ये पूर्ण रूप से क्या होते हैं बोलो? पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? स्वतंत्र। ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, याद रखना बच्चों। दूसरा गुण क्या है? इनका कोई निश्चित आयतन और आकार निश्चित नहीं होता बच्चों। ठीक है, गैसों का आयतन तथा आकार बच्चों, आकार निश्चित नहीं होता। याद रखना बच्चों, निश्चित नहीं होता। ठीक है, तीसरी बात है बच्चों, गैस के कण स्टेट में जाते हैं, तब ये हर समय ये एक स्टेट में जाएंगे बच्चों। जब तक कुछ टकराएंगे नहीं तब तक ये इनका मतलब ऐसे जिगजैग मोशन नहीं करते बच्चों। जा रहे हैं सीधे, किसी से टकराए, फिर इधर गए, सीधे निकल गए। आई बात समझ में? तो गैस के जो कण होते हैं बच्चों, गैस के कण स्ट्रेट लाइन अर्थात सीधी रेखा बच्चों, सीधी रेखा में गति करते हैं, गति करते। क्या बोला? ये सीधी रेखा में बच्चों गति करते हैं। चौथी बात ये है कि अगर आप गैस को ये सीधी रेखा में गति कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, इनकी गतिज ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। याद रखना, गतिज ऊर्जा जो होती है बच्चों, गतिज ऊर्जा, ठीक है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है बच्चों, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मतलब ये ताप बढ़ाने पर इनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है बच्चों? बढ़ती है। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो काइनेटिक एनर्जी भी इसकी क्या हो जाती है बच्चों? बढ़ जाती है। मतलब इनकी गतिज ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। गैसों को बच्चों जितनी ज्यादा ऊर्जा दी जाती है उतना ही तेजी से इधर उधर भागना शुरू करती है। पांचवी चीज इधर देखिए, पांचवी चीज होती है बच्चों गैसों में, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी सबसे अधिक होती है। मतलब क्या निकला? संपीडन गुण बच्चों, संपीडन।
गैस में बच्चों कंप्रेसिबिलिटी जिसे कहते हैं बच्चों संपीड़न गुण, ठीक है, सबसे अधिक होता है। अब आप कहेंगे सर ये संपीड़न गुण क्या होता है? तो याद रखना बच्चों, अगर मैंने एक इस प्रकार से गैस लिया है और इस गैसों को बच्चों जब मैं यहाँ पर प्रेशर को अप्लाई करते हैं बच्चों, दबाव को बढ़ाते हैं, जैसे मैं दबाव को बढ़ाता हूँ तो इनका वॉल्यूम बच्चों क्या हो जाता है बोलो? घट जाता है। मतलब इनका वॉल्यूम धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चों? घट रहा है। और इसी गुण को हम कहते हैं बच्चों क्या? संपीड़न गुण या कंप्रेसिबिलिटी। तो क्वेश्चन आता है बच्चों सबसे अधिक कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है, तो आंसर होगा बच्चों गैसों। कंप्रेसिबिलिटी का अर्थ है दाब द्वारा उनको हम आयतन को क्या कर देते हैं बच्चों? कम कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा काइनेटिक थ्योरी ऑफ, हाँ एक चीज और है बच्चों, चलो मैं आपको दिखाता हूं। अगला पॉइंट छठवां है बच्चों, याद रखना इसमें जो कोलिजन होता है बच्चों, कोलिजन का मतलब होता है बच्चों संघट्ट का मतलब होता है टकराना, ठीक है। वो प्रत्यास्थ होता है, प्रत्यास्थ का मतलब होता है बच्चों इलास्टिक कोलिजन होता है। याद रखना बच्चों ये इलास्टिक कोलिजन होता है। आई बात समझ में? मतलब क्या निकला बच्चों कि गैस के पार्टिकल जो होते हैं ये इलास्टिक कोलिजन करते हैं। अब आप कहेंगे सर ये इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इसका मतलब टकराने के बाद बच्चों काइनेटिक एनर्जी में कोई नो चेंज होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसा टकराव जिसमें काइनेटिक एनर्जी का परिवर्तन हो ही ना, उसे कहते हैं बच्चों क्या बोलो? उसे हम कहते हैं प्रत्यास्थ संघट्ट। जैसे मान लेते हैं गैस का एक कण है बच्चों, गैस का ये दूसरा कण है। मान लो ये v1 वेलोसिटी से इधर जा रहा था, ये इधर आ रहा था v2 वेलोसिटी से। मास इसका m1 है, मास इसका m2 है। तो अगर मैं कहूं कि इस अवस्था में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 1/2 m1 v1 स्क्वायर। और इस अवस्था में अगर मैं पूछूं तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होगा हाफ m2 v2 स्क्वायर। और जैसे ही बच्चों ये दोनों आपस में टकराए, ये देखो ये टकराए, ठीक है, ए और बी आपस में कोलाइड कर गए, ठीक है। यहां पर हो रहा है बच्चों कोलिजन। कोलिजन का मतलब क्या है बोलो? संघट्ट। ये संघट्ट कर रहे हैं, टकरा रहे हैं बच्चों। जैसे संघट्ट हुआ ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। आई बात समझ में? और कोलिजन के बाद जब मैंने पाया इसकी काइनेटिक एनर्जी, तब भी वही रही बच्चों, हाफ m1 v1 स्क्वायर। मतलब जो वेलोसिटी से इधर आ रहे हैं उसी वेलोसिटी से ये इधर चले गए बच्चों। आई बात समझ में? तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आया। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई बच्चों? काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन क्या हो गया? शून्य। तो ऐसे कोलिजन में यहाँ पर भी वही है बच्चों, इसकी अब काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हाफ m2 v2 स्क्वायर ही होगी बच्चों। मतलब इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं है। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है बच्चों? तो इस प्रकार से आप देख रहे हो बच्चों कि जो गैसें होती हैं उसमें प्रत्यास्थ संघट्ट होता है। कौन सा होता है बच्चों? प्रत्यास्थ। क्वेश्चन आता है गैसों के मध्य होता है अप्रत्यास्थ संघट्ट, प्रत्यास्थ दोनों या दोनों नहीं, तो आंसर क्या होगा बच्चों? प्रत्यास्थ संघट्ट होता है। प्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है? जिसमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों? जीरो नहीं होती। जीरो कभी नहीं होती। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बच्चों जीरो होती है। मतलब किसी प्रकार के काइनेटिक एनर्जी में ह्रास नहीं होता बच्चों। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा बच्चों? इस प्रकार से आपने देखा कि ठोस, द्रव, गैस क्या होती हैं। और फिर आपने देखा गैसों के गतिज आणविक सिद्धांत क्या होते हैं, गैस क्या होती है। आई बात समझ में? अब मैं गैस लॉ पर आऊंगा बच्चों। चलिए मैं आपको दिखाता हूं गैसीय नियम, गैस लॉ बच्चों। याद रखना
गैस लॉ को हिंदी में क्या कहेंगे बच्चों? गैसीय नियम। क्या बोलेंगे? गैसीय नियम। आई बात समझ में? अब ये गैसीय नियम क्या है जरा इसको देख लो बच्चों। ठीक है, अब गैसों का जो आयतन होता है बच्चों, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का जो आयतन है बच्चों, गैसों का क्या बोलो? आयतन। ठीक है, ये तीन चीजों पर निर्भर करता है। आई बात समझ में? जो किसी कंटेनर में अगर कोई गैस भरी है बच्चों, ठीक है, अब यहाँ पर ये कोई भी गैस यहाँ पर भरी है तो इसका जो आयतन होगा तीन पर निर्भर करेगा, प्रेशर, टेम्परेचर और ये है बच्चों प्रेशर पर, और ये है टेम्परेचर, और ये है अमाउंट ऑफ गैस, गैसों की मात्रा, अमाउंट ऑफ गैस बच्चों, जिसको आप एम से लिखिए या मोल में भी लिख सकते हो बच्चों, उसकी अमाउंट को किसी में लिख सकते हो। अगर मैं किसी गैस का प्रेशर चेंज कर दूं, टेम्परेचर कर दूं, अमाउंट चेंज कर दूं तो गैसों का आयतन भी बदल जाएगा। इसी के बीच में जो रिलेशन होता है बच्चों, रिलेशन का मतलब क्या होता है? संबंध। रिलेशन का मतलब क्या है? संबंध बच्चों। जो संबंध होता है बस यही तो गैस लॉ है। कहने का मतलब क्या निकला बच्चों? गैसों का ताप, दाब और आयतन और उसकी मात्रा में जो संबंध स्थापित करने वाला नियम होता है बच्चों, उसी को हम कहते हैं क्या बोलो? गैस लॉ या गैसीय नियम बच्चों। आई बात समझ में? तो यहाँ पर बच्चे लोग देखें गैस नियम क्या है, ध्यान दें बच्चों। अगर मैं प्रेशर को, अब सोचिए अगर हम कहें कि बताइए टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो याद रखना बच्चों, टेम्परेचर के प्रभाव को हमें देखने के लिए फिर दोनों को नियत करना होगा, क्योंकि इसके कारण भी तो अगर हम बदलाव करेंगे तो ये बदलेगा। तो हमें केवल पर्टिकुलर प्रेशर को देखना है बच्चों, तो हमें टेम्परेचर और एम कांस्टेंट रखना होगा। ठीक है, तो उसे कहेंगे बच्चों बॉयल्स लॉ। अगर मुझे टेम्परेचर का देखना है तो प्रेशर और अमाउंट ऑफ निश्चित करना होगा, उसे कहेंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। और अमाउंट को देखते हैं तो एवोगैड्रो लॉ हुआ। तो इस प्रकार से जो गैसीय नियम है बच्चों एक्चुअली तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ। अब चलिए मैं आपको इसी में दिखा दे रहा हूं बच्चों। देखिए, अगर इसमें हमें इसका चेंज करना होगा बच्चों तो टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस को हमें कांस्टेंट रखना होगा। ठीक है, क्योंकि इसके कारण भी तो बदलना है, हमें केवल प्रेशर का देखना है। तब इसे कहते हैं बच्चों बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, बॉयल का नियम। अगर मैं इसका प्रभाव देखता हूं, गैसों का टेम्परेचर बढ़ाने पर आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है, तो जब मैं इसका प्रभाव देखा हूं तो इसको कांस्टेंट करना होगा। तो यहाँ पर बच्चों प्रेशर एंड अमाउंट को हमें क्या करना होगा? कांस्टेंट। तब इसी को हम कहते हैं बच्चों चार्ल्स लॉ। क्या बोलते हैं? चार्ल्स लॉ बच्चों। आई बात समझ में? अगर मुझे ये जो अमाउंट ऑफ गैस की मात्रा देखना है बच्चों तो हमें टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट करना होगा। नियतांक है बच्चों, कांस्टेंट का मतलब नियतांक होता है, याद रखना। ठीक है, नियत करना होगा। तब इसे कहते हैं बच्चों एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो का नियम बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से नियम मुख्य रूप से बच्चों तीन हैं, और भी हैं। ठीक है, बॉयल्स, चार्ल्स और एवोगैड्रो लॉ जो है इसको हमें पढ़ना है बच्चों। तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, ठीक है, वो होगा बॉयल्स लॉ बच्चों, बॉयल्स लॉ नेक्स्ट। ठीक है, बस बच्चों आज की मुलाकात।